नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस के साथ। जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान का द्विपक्षीय मामला, किसी तीसरे पक्ष की दखल की नहीं जरूरत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्रांस में G7 सम्मेलन के मौके पर किया साफ, कहा हम द्विपक्षीय रूप से हर मुद्दे पर चर्चा कर उनका कर सकते हैं समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच फ्रांस में 2 दिन के बीच 2 दौर की हुई बातचीत। दोनों देशों के बीच व्यापार के क्षेत्र में तेजी से बढ़ेगा सहयोग। अमेरिका से बड़े पैमाने पर ऊर्जा जरूरतों को किया जाएगा आयात। भारत के व्यवसाय भी कर सकेंगे अमेरिकी ऊर्जा क्षेत्र में निवेश। INX मीडिया मामले में पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम को राहत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 4 दिन बढ़ाई रिमांड। 30 अगस्त को होगी अगली पेशी। दिल्ली हाईकोर्ट की अग्रिम जमानत के आदेश के खिलाफ याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार। नक्सलवाद को उखाड़ने के लिए प्रतिबद्ध है सरकार। नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियानों की समीक्षा बैठक में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह। नक्सल पीड़ित राज्यों के मुख्यमंत्री के साथ बैठक में विकास कार्यों की प्रगति पर की चर्चा। और सरकार की घोषणाओं से शेयर बाजार में उत्साह। BSE के सेंसेक्स में 793 और निफ्टी 229 अंकों का उछाल, नई ऊंचाई पर पहुंचा सोने का भाव। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को आमने सामने की बातचीत में बता दिया कि जम्मू कश्मीर के मामले में किसी तीसरे देश के दखल की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो पाकिस्तान से बातचीत करके खुद ही इस मसले का समाधान निकाल लेंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बातचीत हुई, जिसमें PM ने ये साफ किया कि भारत को इस मामले में किसी भी तीसरे देश की दखल की जरूरत नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को फ्रांस के बियरिट्ज में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ 2 दौर की बातचीत में जम्मू कश्मीर के मामले में उनके भ्रम को दूर कर दिया। भारत की पुरानी नीति को दोहराते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सामने साफ कर दिया कि जम्मू कश्मीर पर तीसरे पक्ष के दखल की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये भारत और पाकिस्तान के बीच का द्विपक्षीय मामला है। ट्रंप ने भी उनकी बात का समर्थन करते हुए कहा कि उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर पूरा भरोसा है। भारत और पाकिस्तान के सारे इश्यूज बायलैटरल है और इसलिए हम दुनिया के किसी भी देश को इनके लिए कष्ट नहीं देते हैं। और मुझे विश्वास है कि भारत और पाकिस्तान जो 1947 के पहले एक ही थे, हम मिलजुल करके हमारी समस्याओं पर चर्चा भी कर सकते हैं और समाधान भी कर सकते हैं। पिछले दिनों अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की ओर से जम्मू कश्मीर के मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की पेशकश को भारत ने पहले ही सिरे से नकार दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की मौजूदगी में कहा कि भारत चाहता है कि पाकिस्तान गरीबी, अशिक्षा और विकास के लिए मिलकर काम करें तो बेहतर होगा, क्योंकि दोनों एक समय एक ही देश थे। भारत और पाकिस्तान के बीच कई बायलैटरल इश्यूज हैं और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के चुनाव के बाद जब मैंने उनको टेलीफोन किया था, तब मैंने उनसे कहा है हम दोनों देश मिलकर के गरीबी के खिलाफ लड़ें, हमारी असुविधाओं के खिलाफ लड़ें और हम मिलकर के दोनों देश की आवाम की भलाई के लिए काम करें। ये संदेश मैंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जी को भी दिया है और राष्ट्रपति ट्रंप से भी हमेशा हमारे इस बायलैटरल
संबंधों के संबंध में बात होती रहती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच बियरेट्स में 2 दौर की बात हुई। पहले वे रविवार को डिनर पर मिले और फिर सोमवार को प्रतिनिधिमंडल के साथ करीब 40 मिनट की बातचीत हुई। दोनों बातचीत में दोनों नेताओं ने अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्थिति पर एक दूसरे को अपने अपने विचारों से अवगत कराया। दोनों नेताओं ने मीडिया के सवालों का जवाब भी दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां अमेरिका के साथ लगातार बातचीत की प्रक्रिया का जिक्र किया, वहीं ट्रंप ने भारत के साथ करीबी का खुलकर इजहार किया। Thank you very much. It's great to be with Prime Minister Modi of India. Incredible country, and he's an incredible man. Just had a tremendous election victory, and he really is a man who's loved and respected in this country. We're talking about trade, we're talking about military, we're talking about many different things, and we've had some great discussions. We were together last night for dinner, and I learned a lot about India. Fascinating place. Beautiful place, and it's an honor to be with you. भारत का और अमेरिका का आर्थिक क्षेत्र में, व्यापार के क्षेत्र में लगातार बातचीत हो रही है और कई विषयों में हम अमेरिका के सुझावों का स्वागत करते हैं और मिलजुल करके ट्रेड के क्षेत्र में आगे बढ़ने की दिशा में हम प्रयास कर रहे हैं। दोनों नेताओं की बातचीत में खास तौर पर व्यापार में गतिरोध की स्थिति पर चर्चा हुई और आपसी व्यापार में आने वाली अड़चनों को दूर करने पर सहमति भी बनी। विदेश सचिव विजय गोखले ने इस मसले पर विस्तार से बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच ऊर्जा और व्यापार से जुड़े कई मसलों पर सहमति बनी। Subsequent to that, there was a 40-minute meeting, and it was principally focused on issues of trade and energy. The Prime Minister spoke of the importance of energy imports from the United States. He referred to the fact that $4 billion worth of imports were already in the pipeline and that we expected to step it up. The objective there is twofold. One, to see how we can import more energy from the United States, and the second is how we can invest in the energy sector in the United States, or rather how Indian companies can invest in the energy sector in the United States. Essentially, the two leaders have agreed that preferably before Prime Minister's visit to Washington, there will be an interaction between the trade ministers at which we will discuss the whole range of trade issues. So essentially that was the gist of the discussion. It was a very warm meeting, very positive meeting. It followed the discussions that Prime Minister had with President Trump on the telephone the week before. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच काफी सकारात्मक माहौल में बात हुई। दोनों ने एक दूसरे की खुलकर तारीफ की और इजहार किया कि दोनों देशों के बीच आपसी समझदारी का स्तर काफी ऊंचा है। हिंद प्रशांत से लेकर अफगानिस्तान के मुद्दों पर चर्चा हुई। अखिलेश सुमन, राज्यसभा टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति से मुलाकात के बाद ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि द्विपक्षीय मुद्दों पर उनकी सार्थक बातचीत हुई है। दोनों नेताओं ने आपसी फायदे के लिए व्यापार से जुड़े मुद्दों पर बातचीत के लिए सहमति जताई है। दोनों देशों ने अपने नागरिकों, वैश्विक शांति और समृद्धि के लिए सहयोग का विस्तार करने के लिए तत्पर हैं, ये बात कही है। और इस पर ज़्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं राणा बनर्जी, जो कि पूर्व विशेष सचिव रहे हैं मंत्रिमंडल मंत्रालय के। बहुत बहुत स्वागत है राणा जी आपका। सबसे पहले सवाल जो है वो कश्मीर से ही जुड़ा हुआ कि आखिर अमेरिका की तरफ से ये सवाल इस मुलाकात के दौरान पूछा गया, तो ये सवाल पूछने का औचित्य और दूसरा जो जवाब भारत ने दिया कि हम इसे नहीं मंजूर करते हैं, इस मामले में किसी भी तीसरे पक्ष की मंजूरी या दखल हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। किस तरह से देखते हैं इस पूरी बातचीत को? ये मुद्दा इसलिए उठा जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कुछ महीनों पहले अमेरिका गए। उस वक्त प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की मुलाकात प्रेसिडेंट ट्रंप से जब हुई, तब उन्होंने मीडिएशन की बात की। तो ये जो अमेरिका की
तब तक की जो पोजीशन थी उससे ये कुछ अलग था। इसलिए जो है अब पता नहीं उनको ठीक से ब्रीफिंग हुई थी कि नहीं, उन्होंने इसका जिक्र किया, बाद में शायद उन पर दबाव पड़ा। तो अब जब वो आए तो उन्होंने जो पुरानी पोजीशन है अमेरिका की उस पर वो वापस चले गए और उन्होंने कहा कि यहाँ दोनों देश आपस में अगर तय कर लेते हैं आपस के विवाद तो हम इस चीज़ से खुश हैं। जी। लेकिन असली मुद्दा जो हमारे सामने आएगा वो ये है कि जब हमारे ऊपर दबाव इंटरनेशनल ओपिनियन का ज़रूर बना रहेगा, क्योंकि जो सुरक्षा व्यवस्था हम लोगों ने लागू की हुई है कश्मीर में, वो हालात अगर आम तौर पे सुधरते हैं, आसानी से सुधर जाते हैं, अगर वायलेंस वहाँ नहीं होती है और शांतिपूर्ण माहौल स्थापित हो जाता है, तब तो ठीक है। अगर फिर वहाँ पर शांतिपूर्ण माहौल नहीं हम रख पाते हैं तब हमारे ऊपर फिर से अंतर्राष्ट्रीय दबाव ज़रूर आएगा। जी। और मानव अधिकार के मुद्दे पर और बहुत से देश फिर हम पर दबाव डालेंगे। तो इस चीज़ का हमको संविधान रहना चाहिए। जी, जिस तरह से पीएम ने बयान दिया है, जिन शब्दों का उन्होंने चयन किया, उन्होंने कहा कि आज़ादी से पहले हम एक देश थे, अब जो हमारे बीच जो भी मुद्दे हैं वो हम बातचीत से उसे सुलझा लेंगे। आप इसे किस तरह से देखते हैं, क्योंकि उन्होंने ये भी कहा कि हम बाकी देशों को किसी भी चिंता में नहीं डालना चाहते हैं। नहीं, वो तो एक सिर्फ कहने की बात है। अगर अब अलग देश तो अब हम हो ही चुके हैं इतने सालों से, तो अब एक देश थे, तब उसके बाद से कोई बातचीत हम लोगों की जब भी हुई है कोई खास प्रगति हुई नहीं है। जी। क्योंकि हम कहते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पे आप बात करिए, पाकिस्तान कहता है नहीं कश्मीर के मुद्दे पे बात करिए। अब जब कश्मीर की स्थिति जो है, निराकरण जो 370 का हो चुका है, तो अब पाकिस्तान पर दबाव है। पाकिस्तान के अंदरूनी दबाव ये है कि अब पाकिस्तान किस मुद्दे को लेकर बात करेगा, कश्मीर पर वो क्या बात करेगा। तो ये उनके लिए एक समस्या है। तो इस समस्या को देखते हुए अब मुझे ठीक से समझ में नहीं आता कि अब हम फिर से पाकिस्तान से बातचीत का मुद्दा किस तरह से स्थापित करेंगे। उनसे हम यही कह सकते हैं कि भाई आप आतंकवाद बंद करें, तो उसके बाद फिर और साधारण अवस्था सुलझाने में मदद हो सकती है। बिल्कुल, लेकिन G7 सम्मेलन में फ्रांस ने भारत को आमंत्रित किया, लेकिन फ्रांस का जो स्टैंड हमने सुना पिछले दिनों वो भी बहुत सकारात्मक रहा। वो भारत के पक्ष पर बिल्कुल खरे उतरते हैं। लेकिन जब अमेरिका की बात आती है, अमेरिका के साथ और बड़े जो शक्तिशाली देश हैं उनकी बात आती है, तो क्या हमारी विदेश नीति में अब ये कवायद करती रहनी पड़ेगी कि हम बेहतर ढंग से उन्हें समझा सकें कि कश्मीर बिल्कुल हमारा अंदरूनी मामला है? नहीं, उसको समझाने में सिर्फ जो हालात जो वहाँ पर स्थिति होगी ज़मीन पे वो महत्वपूर्ण होगी। ग्राउंड सिचुएशन जो है ये अगर हम संभाल लेते हैं, शांतिपूर्ण अवस्था वहाँ रहती है, हमारी कानून और सुरक्षा की व्यवस्था जो है, तब सारे देश जो हैं, कोई भी देश इसमें हस्तक्षेप ज़्यादा करना नहीं चाहेगा। अमेरिका लेकिन ये भी चाहेगा कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध अच्छे होते रहें, क्योंकि अफ़गानिस्तान का मुद्दा जो है उसमें पाकिस्तान की मदद अमेरिका को अभी भी ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर जो बातचीत उनकी चल रही है तालिबान के साथ, और अपने जो वहाँ पे फोर्सेस हैं उनको निकालने के लिए ट्रंप ये चाहेंगे कि उनका जो दोबारा चुनाव होगा अगले साल नवंबर में, उसके पहले जो है अमेरिकी जो फोर्स अफ़गानिस्तान में मौजूद हैं उनको निकालने में उनको पाकिस्तान की सहयोग की ज़रूरत पड़ेगी। तब तक के लिए वो चाहेंगे कि पाकिस्तान जिन मुद्दों पर भारत पर दबाव बनाना चाहता है और उसके लिए अंतर्राष्ट्रीय मदद चाहता है, उसको एकदम संपूर्ण रूप से नकारा न जाए। तो इसलिए हमारे ऊपर भी थोड़ा सा दबाव बना रहेगा कि हम शांतिपूर्ण अवस्था जो है कश्मीर में उसको बरकरार रख सकें। जी बिल्कुल। इसके अलावा इस द्विपक्षीय बातचीत में ट्रेड पर भी काफ़ी बातें हैं। क्या जो आर्थिक और व्यापारिक रिश्ते हैं भारत और अमेरिका के, उसके ज़रिए भी हम इसे मानें कि वो मजबूत होते हैं, तो इन मसलों में हमें साथ मिलेगा अमेरिका का? जी हाँ, ये तो ज़रूर है, क्योंकि अमेरिका जो है एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप चाहता है। वो अमेरिका समझता है कि जो हमने भारत अपने आकार और उसमें टैरिफ वगैरह कुछ लगाए हुए हैं वो ज़्यादा हैं, अमेरिकी गुड्स का यहाँ मार्केट और ज़्यादा अच्छा होना चाहिए। अब ये उस पर हम लोगों के भी मुद्दे हैं कि हम लोग हमारी पोजीशन क्या है, तो ट्रेड डेफिसिट भी हम ज़्यादा नहीं चाहते, तो इसको भी सुलझाना पड़ेगा। इसको अगर हम सुलझा लेते हैं अमेरिका के साथ उनके इंटरेस्ट को नज़र में रखते हुए, तो शायद दबाव कुछ कम हो। लेकिन हमको ये देखना चाहिए कि कश्मीर में हालात किस तरह से हम संभाल लेते हैं। अगर शांतिपूर्ण तरीके से हम संभालते हैं तो सबसे बड़ी
हमारे लिए ये विजय होगी। और इंटरनेशनल फ्रेटर्निटी में भी एक बहुत ही पॉजिटिव मैसेज जाएगा अगर हम उस स्थिति को बेहतर तरीके से सकारात्मक ढंग से उन्हें बता जी सकें। बिल्कुल। जी, बहुत बहुत शुक्रिया राणा जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत ही अहम बातें राणा बनर्जी जो कि पूर्व विशेष सचिव रहे हैं मंत्रिमंडल मंत्रालय के, हमारे साथ जुड़े थे इस विशेष बातचीत में। और ख़ास तौर पे उन्होंने बताया कि अमेरिका का साथ भारत को अगर मिलता है तो इस पूरे मसले पे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत के लिए आसानी होगी। ये बात साबित करने में, ये बात रखने में कि जम्मू कश्मीर पूरी तरह से भारत का अंदरूनी मामला है। और प्रधानमंत्री ने भी आज अपनी बातचीत में ये बिल्कुल साफ कर दिया है कि द्विपक्षीय बातचीत में भारत और पाकिस्तान के किसी भी तीसरे पक्ष को भारत मंजूर नहीं करेगा। इधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के बियारिज़ में G7 शिखर सम्मेलन में पर्यावरण संरक्षण से जुड़े सत्र पर बोलते हुए भारत की ओर से उठाए जा रहे कदमों की विस्तार से चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत सिंगल यूज़ प्लास्टिक के इस्तेमाल के रोक के लिए बड़े पैमाने पर प्रयास कर रहा है। और प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत जल संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर ऊर्जा के इस्तेमाल पर जोर दे रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आने वाले पीढ़ियों के लिए जैव विविधता को संरक्षित करने की ज़रूरत है। जैव विविधता, महासागर, जलवायु विषय पर हुए सत्र को संबोधित करते हुए जलवायु परिवर्तन की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को पीएम ने दोहराया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी सत्र को संबोधित किया। भारत G7 संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं है, लेकिन फ्रांस के राष्ट्रपति ने व्यक्तिगत रूप से भारत को आमंत्रित किया था। इस संगठन में फ्रांस, जर्मनी, ब्रिटेन, इटली, अमेरिका, कनाडा और जापान शामिल हैं। और आइए एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुकते हैं, फौरन लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। देखिए विशेष मेरे साथ आज शाम 7:30 बजे सिर्फ राज्यसभा टीवी पर। इस टपकते हुए नल को देखिए। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर 1 सेकंड में पानी की 2 बूंद गिरती हैं, तो 1 मिनट में हम पानी की 120 बूंदों को खो देंगे। इसका मतलब है कि हम लगभग 35 मिनट में 1 लीटर पानी खो देंगे। हर बूंद है कीमती। पानी बचाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में नक्सलियों के खिलाफ जारी अभियानों और नक्सल प्रभावित इलाकों में की जा रही विकास की पहलों की प्रगति की समीक्षा हुई। नक्सल समस्या पर मुख्यमंत्रियों के साथ हुई बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया कि प्रधानमंत्री मोदी के न्यू इंडिया विजन में नक्सलवाद जैसी समस्याओं की कोई जगह नहीं है। सरकार को नक्सलियों को मिलने वाली फंडिंग को रोकना होगा ताकि इससे निपटा जा सके। अमित शाह ने कहा कि नक्सलियों के सफाई के लिए केंद्र और राज्य का तालमेल जरूरी है। इस बैठक में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कमलनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास मौजूद रहे। इस बैठक में अर्धसैनिक बलों और गृह मंत्रालय के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। अमित शाह के करीब 3 महीने पहले कार्यभार संभालने के बाद ये अपनी तरह की पहली बैठक थी। नक्सल प्रभावित 10 राज्यों में छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश शामिल है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक 2009 से 13 के दौरान नक्सल हिंसा कुल 8,782 मामले इनके सामने आए हैं, जबकि 2014 से 18 के दौरान 43.4% की कमी के साथ 4,969 मामले सामने आए हैं। मंत्रालय के मुताबिक 2009 और 2018 के बीच कुल 1,400 नक्सली मारे गए हैं। देश भर में इस साल
पहले 5 महीने में नक्सल हिंसा की 310 घटनाएं हुई हैं। छत्तीसगढ़ की तरफ से जो बात मैंने रखी है, सबसे पहली बात है कि जो आदिवासी अंचल में जहां नक्सली प्रभावित क्षेत्र हैं, वहां लोगों को विश्वास जीतना, गोली के बदले केवल गोली नहीं हो सकती, उसमें सबसे पहली बात है वहां के लोगों के विश्वास जीतना। और उसके लिए हमने ज़मीन वापस किया है, तेंदुपत्ता 4000 प्रति मानक बोर दर से खरीदा है, फॉरेस्ट राइट एक तहत पट्टा दिया है, वहाँ रोजगार मूलक कार्य शुरू किए हैं। तो कुल मिला के लोगों को विश्वास जीतने का काम और विश्वास के साथ साथ विकास करना, जिसमें अभी खासकर जो हमने मांग रखी है कि जो सड़कें बन रही है वो 60-40 के रेशियो में बन रहा है। इससे पहले यूपीए के समय में ये 100% राशि मिलती थी, अब उसको 60-40 कर दिया गया है, जो कि गलत है। एकलव्य जो स्कूल बिल्डिंग बन रही है और बैंकिंग सिस्टम, उसको बहुत नज़दीक तक लोगों को पहुंचाना पड़ेगा। संचार जो व्यवस्था है वो उसमें जो कमी है, क्योंकि वहाँ टावर नहीं है, मोबाइल की फैसिलिटी नहीं है। और अब बात कर लेते हैं पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम से जुड़ी हुई आईएनएक्स मीडिया केस में। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री और कांग्रेस नेता पी चिदम्बरम की हिरासत अवधि दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में ने 4 दिनों के लिए और बढ़ा दी है। अब इस मामले में 30 अगस्त को उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। कोर्ट में सीबीआई ने दलील दी कि चिदम्बरम का आमना सामना इस केस के दूसरे आरोपियों से कराया जाएगा, लिहाजा उन्हें 5 दिन की रिमांड चाहिए। इस पर कोर्ट ने चिदम्बरम की रिमांड 4 दिनों के लिए बढ़ा दी। ऐसे में अब चिदम्बरम 30 अगस्त तक सीबीआई के रिमांड पर रहेंगे। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट पी चिदम्बरम को झटका देते हुए उनकी अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यदि कोई जांच एजेंसी किसी आरोपी के खिलाफ जांच करती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है तो उसकी अग्रिम जमानत याचिका अपने आप निष्प्रभावी हो जाती है। यदि आप जमानत चाहते हैं तो इसके लिए उचित अदालत में जाएं। वहीं इस मामले में ईडी की याचिका पर आज सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। बीजेपी जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के मुद्दे पर देश भर में जन जागरण और जनसंपर्क अभियान चलाएगी। सारे बड़े छोटे शहरों में जिला स्तर पर जनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा, जिसमें प्रबुद्ध वर्ग को भी साथ में जोड़ा जाएगा। और इसके अलावा जन जागरण अभियान के तहत 370 शहरों में जनसंपर्क सभाएं होंगी, जिसमें बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री, कैबिनेट मंत्री और सांसद और वरिष्ठ नेता लोगों को संबोधित करेंगे। यह अभियान 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच चलाया जाएगा। इसके लिए 2 समितियां बना दी गई हैं। जनसंपर्क अभियान की अगुवाई भाजपा नेता धर्मेंद्र प्रधान करेंगे, जबकि जन जागरण अभियान की अगुवाई का जिम्मा गजेंद्र सिंह शेखावत को दिया गया है। इस पूरे अभियान में आम जनता को अनुच्छेद 370 हटाने की वजह बताई जाएगी। साथ ही अभियान में बताया जाएगा कि अनुच्छेद 370 क्यों हटाया गया और इसका क्या परिणाम होगा। दो डिफरेंट एस्पेक्ट्स में यह कार्यक्रम होगा। एक संपर्क के माध्यम से देश भर के सारे बड़े शहरों में, छोटे शहरों में, टायर 2, टायर 3 सिटीज में, कस्बों में, सब जगह जिला स्तर पर जाकर के और हम विस्तृत जनसंपर्क कर लोगों के बीच में जाकर के, प्रबुद्ध जनों के बीच में बैठ करके इन विषयों पर विचार करें। और जैसा आदरणीय धर्मेंद्र प्रधान साहब ने कहा कि उसके लिए कमेटी का निर्माण किया गया है, लेकिन साथ ही साथ इसका जो दूसरा अंग है उसमें पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने यह तय किया है कि हम एक बड़ा जन जागरण अभियान इस परिप्रेक्ष्य में करें, इस विषय को लेकर करें। देश भर में 35 ऐसे बड़े स्थान, जिसमें मूलतः सब प्रदेशों की राजधानी क्षेत्र हैं, और उनके अतिरिक्त 370 ऐसे टीयर 1, टीयर 2 सिटीज जिनको लिस्ट आउट किया गया है, उन सब जगह जाकर के और देश की सरकार के यूनियन कैबिनेट के मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर्स, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर्स, सीनियर लीडर्स, पार्टी के सीनियर ऑफिस बियरर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स और स्टेट के बड़े नेता, ये सब जाकर के संबोधित करें, लोगों को जन जागरण के लिए काम करें।
इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए सरकार के ऐलानों का असर शेयर बाजार पर भी पड़ता दिखाई दे रहा है। आज सेंसेक्स में जोरदार तेजी देखने को मिली है। सेंसेक्स 793 अंकों की बढ़त के साथ 37,494 पर बंद हुआ। कारोबार के दौरान सेंसेक्स 37,544 के स्तर तक चढ़ा था। वहीं निफ्टी भी 11,070 के स्तर तक पहुंचा था, लेकिन बाद में निफ्टी 228.5 की बढ़त के साथ 11,057 पर बंद हुआ। जानकारों के मुताबिक विदेशी निवेशकों पर सरचार्ज बढ़ाने के फैसले को वापस लेने से शेयर बाजार में खरीदारी बढ़ी है। वहीं अमेरिका और चीन के बीच व्यापार वार्ता शुरू होने की उम्मीद से भी बाजार में तेजी आई है। दूसरी तरफ मजबूत विदेशी संकेतों और घरेलू वायदे में आए तेजी से सर्राफा बाजार में सोना रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गया। सोने का भाव 40,000 रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी 46,000 रुपए प्रति किलोग्राम के ऊपर चला गया। सोने और चांदी के भाव में 1,000 रुपए प्रति 10 ग्राम से अधिक की तेजी दर्ज की गई। भारत के युवा टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल 20 बार के ग्रैंड स्लैम विजेता रॉजर फेडरर के खिलाफ ग्रैंड स्लैम में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं और दोनों के बीच आज देर रात यूएस ओपन में पहले राउंड का मुकाबला खेला जाएगा। सुमित ने यूएस ओपन क्वालिफायर के अंतिम दौर में ब्राजील के जोआओ मेनेजेस को हराकर साल के अंतिम ग्रैंड स्लैम के मुख्य ड्रॉ में जगह बनाई थी। 190वीं रैंकिंग पर काबिज सुमित पिछले 25 साल में किसी ग्रैंड स्लैम के मुख्य दौर में प्रवेश करने वाले सबसे युवा भारतीय खिलाड़ी हैं। अब मुख्य दौर में सुमित का सामना स्विट्जरलैंड के दिग्गज खिलाड़ी रॉजर फेडरर से होगा। सुमित एक दशक में सिंगल ग्रैंड स्लैम में जगह बनाने वाले 5वें भारतीय हैं। उनसे पहले सोमदेव देववर्मन, युकी भांभरी, साकेत माइनेनी और प्रजनेश गुणेश्वरन टेनिस ग्रैंड स्लैम में खेल चुके हैं। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए राज्यसभा टीवी के साथ। नमस्कार।